वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा आप सब बहुत अच्छे और खुश हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश कैसे सेंटेंसेस जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उसके ग्रामर रूल्स को समझा जाता है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि एक एक लाइन आपको समझ में आ जाए और आप उसे कोई भी सेंटेंस को जब आप लिखते हो बोलते हो तो उसे समझ सको, कन्वर्ट इंग्लिश में कर सको। हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, ठीक है। किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत आंको। अब देखो, आंको मीन्स जज मत करो, ठीक है। उसे जानो, उसे जज मत करो। जैसे आप बहुत सुन चुके हो, ऐसे वीडियो देखते रहते हो। तो किसी व्यक्ति को, ओके, तो क्या बोलेंगे? किसी व्यक्ति को मत करो। देखो, मत करना पहले हमें किस में जाना है? लास्ट में जाना है। और ये ध्यान देना है कौन सी टेंस की बात हो रही है। फिर दूसरे किस में आना है? किस पर्सन की बात हो रही है, सब्जेक्ट में। फिर आपको बना देना है तो क्या है? पहली बात निगेटिव है, मत आको निगेटिव है। और इस टाइप का मत करो, मत खाओ, मत ऐसा करो, ये सब किस में होता है? डू नॉट का यूज होता है। क्या यूज होता है? डू नॉट, जिसको हम लिख देते हैं क्या? डोंट, ठीक है। पहली चीज समझो। दूसरी चीज है किसी व्यक्ति को, ठीक है। किसी व्यक्ति मतलब होता है पर्सन, व्यक्ति मतलब पर्सन। तो पर्सन को डोंट जज करना है, ठीक, मतलब जज मत करो, ठीक है। ये हो गया। उसके कपड़ों से मतलब बाय हिज क्लॉथ्स, कोई कपड़ों से तो मतलब पर्सन के कपड़ों से, तो बाय हिज क्लॉथ्स, ठीक है। अब इसे देखते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। निगेटिव है तो डोंट ईट फूड, ठीक है। तो डोंट क्या? जज। यहाँ पर आंकना है तो जज बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डोंट जज अ पर्सन, ओके। इधर हो जाती हूँ, पर्सन, ठीक है। पीपल, पर्सन, तो यहाँ पर पर्सन होगा व्यक्ति, तो डोंट जज अ पर्सन। फिर इतना हो गया, मत आंकना इधर आ गया, तो डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लॉथ, बाय हिज क्लॉथ्स, ठीक है। तो ये हो गया, किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत आको। अब दूसरे में चलो, हम दुविधा में हैं तो कैसे बोलते हैं? हम ये हैं, हम अनीशा हैं, तो आई एम अनीशा बोल देते हैं ना। वैसे दुविधा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रबल बोल दो, या फिर क्या बोलते हो? ठीक है, ट्रबल ही बोल दो, सबसे अच्छा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम में है या कुछ मुसीबत में है, ऐसे बोलते हो ना। तो हम दुविधा में है, इज आर एम यूज होगा, हम मतलब वी। तो किस में क्या लिखेंगे? वी के साथ हमेशा इज आर एम में क्या यूज होता है? आर यूज होता है। वी आर इन ट्रेवल, ठीक है, मुसीबत में है, ट्रेवल। ये हो गया। पैसा मेरी जेब में है, पैसा मेरे जेब में है। पैसा मीन्स क्या होता है? पैसा, मनी। जेब में है मीन्स होता है पॉकेट में है। अब देखो, है इज आर एम होगा इसमें भी, तो क्या हो जाएगा इसमें? द मनी। अब देखो, इज आर एम में क्या यूज होगा इस टाइम में? जब ऐसे सब्जेक्टिव चीज का होता है तो इज आर एम मतलब इज होगा, ठीक है। आर वी के साथ, एम आई के साथ, बाकी के साथ इज यूज होगा, ठीक है। प्लूरल है तो आर होता और सिंगुलर है तो इज। इन माई पॉकेट, ओके। और जल्दी से लाइक का बटन दबाकर प्रेजेंटी अपना जरूर लगाएं, सब्सक्राइब कर लें जो न्यू हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ लेकर आती हूँ। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, स्टोरी के माध्यम से हर टाइप के जो भी जीरो लेवल में ज़रूरत होता है मैं अपलोड करती रहती हूँ। हमारे साथ बने रहें। तो क्या है? द मनी इज इन माई पॉकेट, ओके। मछलियाँ समुद्र में हैं, मछलियाँ मतलब क्या होता है? फिश, ठीक है। इज आर एम ही होगा, तो यहाँ पर मछलियाँ हैं, फिशेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? फिशेस हैं, तो फिशेस आर, फिश मीन्स क्या होता है? बहुत सारे फिशेस हैं, तो फिशेस आर। देखो यहाँ पर था द मनी काउंटेबल है, ठीक है, मतलब कि मनी की बात हो रही है। जब बोल देता तब की बात अलग, बहुत सारे मनी ये सब। यहाँ पर बल्कि बोला गया मछलियाँ, तो फिशेस आर इन समुद्र में सी,
ठीक है, समुद्र। अंदर कौन है, तो कौन में क्या यूज करते हो, हु यूज करते हो। पर्सन के लिए हमेशा हु यूज होता है, और कोई चीज के लिए विच का यूज होता है। मतलब अगर कि ये किसका है, ठीक, हुज पेन इज दिस बोल देते हो, लेकिन पर्सन को डायरेक्ट बोलते कि अंदर कौन है, तो हुज, वो सॉरी, अंदर कौन है, हु इज इनसाइड, ठीक है। तो अंदर कौन है तो क्या बोलोगे, हु इज इनसाइड, इनसाइड। क्वेश्चन मार्क ऐसे पूछते हो ना, तो पर्सन के लिए हु का यूज होता है। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे गाड़ी चल पड़ी, देखो ये कंडीशन है, जैसे ही, एज सून एज, तो गाड़ी चल पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम पहुंचे, ठीक है, ये बोलना, जैसे हम स्टेशन पर पहुंचे गाड़ी चल पड़ी, ठीक है। तो एज सून एज, जैसे ही मतलब एज सून एज हम पहुंचे, जैसे ही हम पहुंचे गाड़ी चल पड़ी। तो एज सून एज वी रीच्ड, हम पहुंचे मतलब वी रीच्ड, ठीक है। तो हम पहुंचे, तो देखो ये क्या, पास्ट की बात हो रही है, पहुंचना मतलब पास्ट की बात हो रही है। और जब पास्ट की बात होती है तो क्या होगा, यहाँ पर पास्ट में सिंपल का क्या यूज होता है, पहुंचे, किए, गए, तो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है जब ये सिंपल की बात होती है। ये चीज नेगेटिव होता है तो डिड का यूज होता। तो एज सून एज वी रीच द स्टेशन, कहाँ पहुंचे, स्टेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, फिर कॉमा लगा देना है, एज सून एज फिर कॉमा, द ट्रेन लेफ्ट, ऐसे लिखोगे, ऐसे बोलोगे, द ट्रेन लेफ्ट, ओके। शायद आपको समझ में आ गया होगा जो मैं यहाँ पर लिखी हूँ। अब यहाँ पर ज्यों ही के लिए वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हाल तालियों से गूंजने लगा। इसका मतलब ये होता है कि इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे बोले। इसमें क्या होता है, ज्यों हूँ आप, मतलब आप बोले नहीं, ज्यों ही आप उठे, जैसे बड़े बड़े लीडर जब उठते हैं तो उसके बोलने से पहले, उसके चलने से पहले, बस उठने में ही तालियां बजने लगती है, ठीक है। मतलब वो काम किया ही नहीं, उसके पहले ही वो काम होने लगता है, क्लैपिंग होगी, गूंजेगी, ठीक है। तो इसमें क्या यूज होता है, इसमें नो सूनर का यूज होता है। क्या यूज होता है, नो सूनर। और नो सूनर निगेटिव है, मतलब इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस बनाता है। तो नो सूनर, देखो, ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, मतलब यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव टाइप में बनेगा। ये एक टाइप में खुद में इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्या, WH आता है, फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा। यहाँ पर उठा, निगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होगा, डिड होगा ना। डिड मतलब निगेटिव में डिड या इंट्रोगेटिव में डिड। जब पास्ट की बात होती है, पास्ट बोल रहा कि उठा, हाल तालियों से गूंजने लगा, मतलब जो हो चुका, ठीक है। और ज्यों ही में नो सूनर, तो नो सूनर डिड ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर, ठीक है, डिलीवर हिज स्पीच, सॉरी, ये स्पीच, ये देख। तो ये क्या है, ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, तो नो सूनर डिड ही गेट अप, मतलब उठा, टू डिलीवर हिज स्पीच, जैसे मतलब भाषण देने के लिए उठा, मतलब वो किया नहीं कि पहले ही गूंजने लगी, तालियों से गूंजने लगी। नो सूनर के साथ हमेशा दैन यूज होता है, ठीक है, दैन का यूज होता है। नो सूनर दूसरे में दैन। हाल तालियों से गूंजने लगा, क्या है, हाल तालियों से गूंजने लगा। तो दैन द हॉल, कहाँ गया, हाँ, दैन द हॉल। अब देखो, तालियों से गूंजने लगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहाँ है ये, तालियों से गूंजने, देन द हॉल क्या होने लगा, गूंजने लगा, मतलब कि क्लैपिंग होने लगी, मतलब कि क्या कहना चाहिए कि आप उस चीज को कैसे, साउंड होने लगा, मतलब तेज तेज गूंजने लगा। तो देन द हॉल यहाँ पर लिख देते हैं
यहाँ पर कुछ काम होने लगता है, उसके लिए क्या यूज करते हो? मैं काम करने लगी, आई स्टार्टेड या आई बिगन का यूज करते हो, तो बिगन यूज होगा। देन तो इसके वजह से यूज होता है, नो सूनर की वजह से दूसरा सेंटेंस में देन द हॉल बिगन टू रीसाउंड, मतलब साउंड होने लगा, साउंड विथ चीयर्स। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं विथ चीयर्स, मतलब चीयर से, ठीक, गूंजने लगा। तो बिगन स्टार्ट हो गया, मतलब लगा, करने लगा, हॉल में ऐसे होने लगा। टू रिसाउंड विथ चीयर्स, रिसाउंड विथ चीयर्स मतलब चीयर से गूंजने लगा। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के आप बोलते बहुत ज़्यादा, जो ही ये काम किए ही नहीं कि वो ऐसे बोलने लगी, हमने ऐसा किया ही नहीं कि वो ऐसे करने लगी, उस टाइम में ऐसे ही सेंटेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइम, हम अभी स्कूल पहुँचे ही थे कि घंटी बज गई। पहुँचे ही थे मतलब होता है कि स्कैर्सली, मतलब ये करे ही थे कि घंटी बज गई। एक होता है यहाँ पर कि उठा ही नहीं, मतलब उठते ही हो गया। एक होता है कि पहुँचा तो घंटी बज गई। ठीक है, तो हम स्कूल पहुँचे ही थे, मतलब ऐसे किए ही थे कि वो काम हो गया तुरंत। तो इसमें क्या होगा, हम अभी स्कूल पहुँचे ही थे कि घंटी बज गई, तो क्या होगा, वी हैड, स्कैर्सली का यूज होता है। स्कैर्सली मतलब ऐसे किए ही थे, तो ऐसा हो गया, तो स्कैर्सली देन का यूज होता है। ठीक है, स्कैर्सली व्हेन, जैसे कि हम बना रहे हैं, वी हैड स्कैर्सली, ऐसे काम किए ही थे, वी हैड स्कैर्सली रीच्ड द स्कूल, पहुँचे, पास्ट की बात हो रही, तो रीच्ड द स्कूल। या आप सिंपल कैसे बोलते हो कि जैसे ही हम, या ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे ही हम स्कूल पहुँचे घंटी बज गई, तब भी सही है। सून एज वी रीच द स्कूल देन क्या, बेल रैंग। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो, वी हैड स्कैर्सली रीच द स्कूल, तो क्या होगा, व्हेन द बेल रैंग। दोनों सही है। ठीक है, व्हेन द बेल रैंग मतलब घंटी, रिंग, रैंग, रैंग। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म रैंग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन द बेल रैंग। तो हम इसमें क्या आप यूज कर सकते हो, एज सून का भी, कि जैसे ही हम ये पहुँचे, तो इसमें और ये लगभग आप अपने बोलने पे सेंटेंस है। जैसे हम स्कूल पहुँचे तो घंटी बज चुकी, तो क्या बोले, एज सून एज वी रीच द स्कूल द बेल रैंग, मतलब घंटी बज चुकी है, द बेल हैज़ रैंग। ठीक है, तो ये दोनों आप बोल सकते हो इसमें। ठीक है, ये जैसे ही, क्योंकि ये वाले स्कैर्सली, व्हेन, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा, इसके साथ आप ऐसे बोल सकते हो। ये दूसरा वाला बल्कि सेंटेंस है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस थे जिसको हमने बहुत अच्छे से समझाया, और इजी भी कभी लेकर आती हूँ, दोनों टाइप का, कभी इजी लेके आती हूँ, कभी थोड़ी हार्ड लेकर आती हूँ, ताकि जो भी ग्रामर रूल्स होते हैं, स्पीकिंग वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सब मीन सेंटेंस के अंदर ही आए। एक एक में क्या होता है, हम एक को ध्यान देते हैं, ऐसे में मिक्स ध्यान देते हैं। सो हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। ओके।